हेलो फ्रेंड, आज हम अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अधिशोषण की क्रियाविधि जो कि पृष्ठ रसायन का एक टॉपिक है। आज का हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हम पढ़े थे कि अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है और अधिशोष्य क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक, देखिए हम जब पढ़ते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि तो जब एनसीईआरटी वाले बुक को उठाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमें 3 ऐसा चीज़ मिलता है जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला रहता है। ये भी पॉइंट देखिए, एक मिलता है डेल जी, एक होता है डेल एच और एक होता है डेल एस। ठीक, इसे डेल्टा जी भी लोग कहते हैं, इसे डेल्टा एच और डेल्टा एस इसे कहते हैं। देखिए, इससे डेल जी को कहते हैं गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा। ठीक, और ये जो डेल एच है इससे कहते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी। ठीक, और ये जो डेल एस है इससे कहते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी। ठीक, एंट्रोपी कहते हैं। और इसके आगे ये जो डेल लगा है इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन। मतलब यहाँ पर लिख दीजिए एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक, पहले शब्दों को समझिए क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कैसे इसको पढ़ना है। ठीक, देखिए ये एंट्रोपी में परिवर्तन हो गया। फिर यहाँ पर डेल एच, ये एच को हम एंथैल्पी कहेंगे और इसके आगे डेल्टा लगा है मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक, और ये देखिए डेल जी है मतलब गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, अब देखिए ये जो डेल्टा एच है यह 2 प्रकार का हो जाएगा। 2 प्रकार का कैसे होगा, देखिए एक हो जाता है नेगेटिव और एक हो जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और इसी तरह एंट्रोपी भी 2 प्रकार का हो जाएगा, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक, अब नेगेटिव वाले को कैसे लिखते हैं, देखिए डेल एच इस तरह से, ठीक है, माइनस डेल एच फिर प्लस डेल एच, इस तरह आप ऊष्मागतिकी क्लास 11th में पढ़े होंगे, डेल एस। ठीक, इसी के बारे में पूरा वो चैप्टर ही है ऊष्मागतिकी का। ठीक, नहीं पढ़े तो भी इसमें जितना भी इसका यूज आएगा हम आपको बता देंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो डेल एच है और ये जो प्लस डेल एच है इसका मतलब क्या हुआ। पहले हम शब्द को समझ लेते हैं, उसके बाद अधिशोषण की क्रियाविधि बताएंगे आपको। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो माइनस डेल एच है ये बताता है बंध निर्माण। ठीक, अगर बंध का निर्माण हो रहा है, ठीक, देखिए हम एक फ्लो चार्ट ही बना रहे हैं, हम बहुत ही ईजी रहेगा इससे पढ़ना। ठीक, देखिए बंध का निर्माण ये बताएगा, निर्माण। अगर बंध का निर्माण होगा तो हम ये माइनस डेल एच लिखेंगे। ठीक, अगर इसी तरह क्या हो जाएगा, बंध का निर्माण हुआ, अगर बंध टूटा तो क्या हो जाएगा, बंध का टूटना। बंध का अगर कहीं बंध बना है, अगर वो टूट रहा है तो प्लस डेल एच लिखते हैं। अब इसी तरह डेल एस, डेल एस का मतलब क्या हुआ, देखिए प्लस माइनस हुआ। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई अणु है, मान लेते हैं कि इस तरह कोई अणु है। ठीक, ये मान लिए अणु है। अब ये क्या किया कि ये विभाजित हो गया 2 भाग में। ठीक, ये विभाजित हो गया 2 भाग में, तो मतलब यहाँ पर 2 अणु बन गए। ठीक, मतलब एक अणु से 2 अणुओं का निर्माण अगर होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस डेल्टा एस। ठीक, अगर यहीं पर क्या हुआ कि ये 2 अणु हैं, ठीक, 2 अणु जो है ये मिल गए और मिल कर क्या किए कि एक अणु बनाए, तब हम वहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस डेल्टा एस। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि माइनस डेल्टा एस और प्लस डेल्टा एस का हम यूज कहाँ करेंगे। देखिए अगर एक अणु है, अगर टूट कर 2 अणु बना लिए तो वहाँ पर हम प्लस डेल्टा एस लिखेंगे। अगर 2 अणु हैं वो आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण किए तो वहाँ पर हम माइनस डेल्टा एस लिखेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अधिशोषण की क्रियाविधि। देखिए अधिशोषण का मतलब क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जो स्वयं हो,
मतलब अपने आप होने वाली अभिक्रिया। अधिशोषण मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप होने वाली अभिक्रिया, अपने आप होने वाली अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक, देखिए ऐसी अभिक्रिया जो अपने आप हो उसे अधिशोषण कहेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें गिब्स ऊर्जा जो होती है हमेशा निगेटिव आता है। ठीक, इसमें जो गिब्स ऊर्जा है वो हमेशा निगेटिव, मतलब माइनस डेल जी आएगा। ठीक, अधिशोषण की क्रियाविधि में गिब्स ऊर्जा जो है हमेशा निगेटिव आता है। ठीक, अब हम फिर से एक बार ये चीज़ बता दे रहे हैं कि देखिए अधिशोषण की क्रियाविधि में क्या होता है कि अधिशोषण का मतलब क्या हुआ कि अपने आप जो रिएक्शन होगा, अधिशोषण मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा इसमें माइनस में आता है। ठीक, और डेल एच मतलब एंथैल्पी में जो परिवर्तन है ये दो प्रकार का हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच और प्लस डेल्टा एच। माइनस डेल्टा एच रहेगा तो क्या करेंगे, अगर बंध का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर माइनस डेल्टा एच लिखेंगे, अगर बंध टूट रहा है तो वहाँ पर प्लस डेल्टा एच लिखेंगे। ठीक, इसी तरह एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये भी दो प्रकार का होगा, प्लस माइनस में करके। ठीक, दो अणु से एक अणु का निर्माण होगा तो माइनस डेल्टा एस लिखेंगे, तथा अगर एक अणु है उससे दो अणुओं का निर्माण हो रहा है तो प्लस डेल्टा एस लिखेंगे। अब देखिए बंध का निर्माण कैसे होता है, इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था लेक्चर 1 में चौक और स्याही का। इसमें क्या होता था कि एक अधिशोषक होता था। अधिशोषक क्या होता था, देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं। एक हम मान लेते हैं कि ये कोई सतह है। ठीक, ये कोई सतह है, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक, अब इसका ऊपरी वाली जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिशोषक, अधिशोषक। ठीक, और कोई अणु अगर मान लेते हैं ये है, इस सतह से आकर जुड़ जाए तो ये जो अणु है इसे हम क्या कहेंगे, अधिशोष्य, अधिशोष्य। ठीक, और मान लीजिए ये अणु आकर इससे जुड़ गया तो ये सारी घटना हम अधिशोषण में पढ़ते हैं। क्या, अधिशोषक वो पृष्ठ रहता है जो स्थान देता है अधिशोषक को जुड़ने के लिए। ठीक है, अब इसमें अधिशोष्य का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अधिशोष्य स्याही हो गया और ये जो अधिशोषक है ये चौक हो गया। ठीक, इसी तरह हम मान लेते हैं कि ये कोई परत है। ठीक, इस पर क्या हुआ कि ये परत जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अधिशोषक। ठीक, अधिशोषक ही कहेंगे। और इस पर मान ले रहे हैं कि कोई अणु आकर जुड़ेगा इस सतह से। ठीक, अब जैसे जैसे ये अणु इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर जितने भी अणु रहेंगे इसे आकर्षित करने लगेंगे। ठीक, जब आकर्षित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई बंध का निर्माण हो जाएगा। ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंध बनने लगेगा, बंध का निर्माण होगा। ठीक, और जब बंध का निर्माण होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, एक अणु है ये और एक अणु है यहाँ पर। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए जब बंध का निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच हो गया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी में देखिए एक अणु ये है और एक अणु यहाँ पर भी तो कोई अणुएं होंगी ही ना। ये जो सतह है ये भी तो कोई यहाँ पर अणुओं से ही मिलकर बनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो अणु आया इससे, अब यहाँ पर देखिए एक अणु ये है, एक अणु ये है, दोनों मिल जाएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक अणु बन जाएगा। ठीक, इस तरह से आकर जुड़ जाएगा तो एक अणु बन गया। अब एक अणु बन गया तो मतलब क्या हुआ, दो अणुओं से एक अणु का निर्माण होता है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा एस। हमने अभी आपको बताया ना, यहाँ पर देखिए दो अणु से एक अणु का निर्माण हुआ तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा एस। यही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है कि बंध का निर्माण हो रहा है तो बंध का निर्माण जब होगा तो माइनस डेल्टा एच हुआ। और इसी तरह दो अणु मिलकर एक अणु बनाए तो माइनस डेल्टा एस हो गया, मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर ऊष्मागतिकी में ही एक समीकरण दिया है, डेल जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, ये देखिए ऊष्मागतिकी में
एक समीकरण दिया है। ठीक, अब देखिए हम ये वाला जब समीकरण पढ़ते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि में तो क्या होता है, इसमें देखिए ये जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच किस में आया है, डेल्टा एच हमारा नेगेटिव में आया है। ठीक, ये नेगेटिव में आया है तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा एच के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एच लिखेंगे। ठीक, और ये जो टी है ये तो ऐसे ही रहेगा, और डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एस लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा जी है इसको तो हम हमेशा नेगेटिव में ही मानेंगे, मतलब माइनस डेल्टा जी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये तो समीकरण रहा ऊष्मागतिकी का। अब ये सारा मान हम क्या करेंगे, अधिशोषण से जो हमें प्राप्त हुआ इसमें रखेंगे। तो ये अधिशोषण के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा जी के स्थान पर क्या लिखे हैं, माइनस डेल्टा जी लिखे हैं, डेल्टा एच के स्थान पर माइनस डेल्टा एच लिखे हैं। अब फिर क्या हो जाएगा, माइनस टी, और डेल्टा एस के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एस, मतलब माइनस डेल्टा एस। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी इक्वल माइनस डेल्टा एच। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस। ठीक, अगर इसे हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी इक्वल टी डेल्टा एस माइनस डेल एच। ये देखिए एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया, जो कि अधिशोषण की क्रियाविधि के लिए यही समीकरण लागू होता है। इसमें हमेशा मतलब हर मान ही मतलब डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी निगेटिव में ही रहता है। अब देखिए इस समीकरण से अगर हमें डेल्टा जी का मान हमें प्राप्त करना है तो क्या करना होगा कि इसमें डेल्टा एच का मान हमेशा अधिक रखना होगा और डेल्टा एस का मान कम रखना होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं टी डेल्टा एस का मान 3 है। ठीक, और डेल्टा एस का मान क्या है कि मान लेते हैं -8 है। ठीक, तो हमें डेल जी प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, डेल जी प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, -5 हमें मिल जाएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर हमें डेल्टा जी का मान प्राप्त करना है तो डेल एच का मान हमेशा अधिक होना चाहिए इसके कंपैरिजन में टी डेल्टा एस के। ठीक, ये रहा अधिशोषण की क्रियाविधि। ठीक, अधिशोषण की क्रियाविधि में यही बताया गया है एनसीईआरटी को। अब चाहे तो एक बार आप उठाकर पढ़ लीजिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए अधिशोषण के प्रकार हमने लिखा है कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। सेकंड है हमारा रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। ठीक, अब देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। जब अंतर देख लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। हम एक टेबल बना दे रहे हैं भौतिक अधिशोषण का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भौतिक अधिशोषण और एक हो जाएगा हमारा रासायनिक अधिशोषण। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले हम टेबल बना दे रहे हैं। देखिए भौतिक अधिशोषण क्या होता है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में फर्स्ट अंतर क्या है, देखिए यह वांडर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। मतलब भौतिक अधिशोषण जो है यह वांडर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे हम पता करें कि वांडर वाल्स बल क्या होता है, इससे हम पहले जान लेते हैं। वांडर वाल्स बल होता है, इससे हम अलग से बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि एक अणु है। ठीक,
ये पहले मान लेते हैं कि अधिशोषक की सतह है, क्योंकि जो सतह है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक। इस पर कोई अणु आकर जुड़ रहा है, ठीक, जुड़ रहा है। और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि कोई अणु है, क्योंकि अधिशोषक की सतह पर भी इस तरह अणुए रहेंगे, ठीक। अब ये क्या करा कि ये जो अधिशोष्य है, यह अधिशोषक की सतह पर आकर जुड़ने वाला, जुड़ा नहीं है, जुड़ने वाला है, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि ये अणु जैसे जैसे इसके पास आएगा, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक, ये गैप है इसके बीच में, इसके ये जो बीच में गैप है, ये क्या करता है कि बस इतने ही दूर पर है, इन दोनों में आकर्षण तो है पर इतने ही दूर पर है, मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं रही है। तो वान डेर वाल्स बल यही है कि मतलब जुड़ते नहीं है, बस पास पास में आकर्षण रहता है पर जुड़ते नहीं हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे, जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसमें अक्रिय गैस आते हैं। अक्रिय गैस में जैसे हीलियम हो गया, जिनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सभी अणु क्या होते हैं कि इनमें वान डेर वाल्स बल होता है। मतलब हीलियम जैसे हो गया, ठीक, और क्रिप्टॉन हो गया, इन सब में क्या होता है कि वान डेर वाल्स बल होता है। ये किसी से बंध नहीं बनाती हैं, मतलब इनके पास कोई और अणु आ जाए तो उसमें आकर्षण करेंगे ये लोग, लेकिन बंध नहीं बनाती हैं, ठीक। वान डेर वाल्स का मतलब क्या हुआ कि बंध नहीं बनाएंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वान डेर वाल्स बल क्या होता है। और देखिए अब इसको हम समझ लेते हैं कि रासायनिक बंध का क्या मतलब हुआ, ठीक। देखिए एक सरफेस है, ठीक। अब ये अणु, ये जो सरफेस है इसे हम अधिशोषक कहेंगे, और ये जो सतह मतलब ये जो दूसरा अणु है इसे अधिशोष्य कहेंगे। ये आया और इसके साथ क्या किया कि एक बंध बना लिया इस तरह से, ठीक, बंध बना लिया। तो बंध बनाया तो इससे हम क्या कहेंगे, ये बंध बना लिया। मतलब अब वहाँ पर कौन सा बंध हो सकता है, या फिर सहसंयोजी हो या उपसहसंयोजी हो, इस तरह से बंध होते हैं ना, कोई भी हो सकता है। तो मतलब एक तरीके से वो रासायनिक बंध बना लिया, ठीक। मतलब मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, ये क्लोरीन के साथ एक बंध बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो सतह है इसे क्लोरीन मान ले रहे हैं, और ये जो अणु आया ये हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर एक बंध उत्पन्न हो गया। इसे हम कहेंगे रासायनिक बंध, ठीक, रासायनिक बंध कहेंगे। और देखिए ये रासायनिक बंध हो गया, और ये बहुत ही मजबूत भी होता है रासायनिक बंध, ठीक। इसलिए कहते हैं कि ये जो रासायनिक बंध है ये बहुत ही विशिष्ट होता है, मतलब अति विशिष्ट कह सकते हैं। एक अंतर ये भी लिख सकते हैं सेकंड वाले में, सेकंड यहाँ पर डाल करके, यह भौतिक में क्या है, भौतिक में ये विशिष्ट नहीं होते हैं, मतलब ये विशिष्ट नहीं होते हैं। और दूसरे में इसमें क्या लिख सकते हैं, ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं, बहुत ही विशिष्ट होते हैं, ठीक। ये मतलब ये विशिष्ट नहीं होते हैं और ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं। अब देखिए तीसरा अंतर क्या है भौतिक अधिशोषण का। देखिए जब भौतिक आता है कहीं पर भी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि भौतिक है तो मतलब वह अपने अवस्था में पुनः आ सकता है। मतलब देखिए कि जैसे पानी है, पानी का मतलब क्या हुआ, तीसरा अंतर हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए पानी है, पानी को मान लीजिए हम बर्फ़ जमा लिए, मतलब ठोस हो गया, ठीक, ठोस हो गया। अब इससे हम क्या किए, इसे मतलब ये जो पानी है मतलब बर्फ़ हो गया, ठीक। अब इससे हम क्या किए, इससे हम हीट कर दिए। हीट करने पर क्या करेंगे, ये जब इसे हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रव में परिवर्तित हो गया, ठीक। और जब और ज़्यादा हीट दे देंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, यह गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस गैस को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे। जब प्रेशर लगा देंगे तो ये जो क्या हो जाएगा, गैस के अणु जो है वो पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि जब ढेर सारे गैस के अणु पास में आ जाएंगे तो वो पुनः हमें द्रव के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और इस द्रव को हम फ्रिज में रख देंगे तो ये फिर से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम कहते हैं कि भौतिक अधिशोषण जो है यह उत्क्रमणीय होता है। मतलब इसे हम लिख सकते हैं यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है।
उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। और इसमें क्या हो जाएगा तीसरा, यह अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक, अब हम चौथा अंतर देख लेते हैं। देखिए यह अनुत्क्रमणीय क्यों था, क्योंकि इसको अगर हम ठोस से द्रव में परिवर्तित कर दिए तो यह फिर से द्रव से ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का मतलब यही होता है। ठीक, अब देखिए हम फोर्थ वाला अंतर क्या लिखेंगे। फोर्थ में क्या हो जाएगा कि देखिए इसमें जो अधिशोषण की एंथैल्पी है, अधिशोषण की एंथैल्पी को हम किससे डिनोट किए थे, डेल एच से। ठीक, वो हमेशा कम होता है, मतलब डेल एच एंथैल्पी जो है वह कम होता है। लगभग हम कह सकते हैं 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक, मोल इनवर्स, मतलब इसमें जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी बहुत ही कम होता है, 20 से किलो जूल पर मोल होता है। जबकि इसका मतलब रासायनिक अधिशोषण का जो डेल एच है वो बहुत अधिक होता है। ठीक, अधिक होता है, लगभग कितना, इससे आप कह सकते हैं 30 से 240 किलो जूल पर मोल हो गया। ठीक, इतना होता है, मतलब इसके और इसके में अंतर देखिए, ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है और यह 30 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। इसका क्या, डेल एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक, अब हम पांचवा अंतर देख लेते हैं। पांचवा अंतर हो जाएगा, इसमें पांचवा अंतर लिख सकते हैं कि यह बहुपरतीय होता है, बहुपरतीय, यह बहुपरतीय होता है। ठीक, और इसमें लिख सकते हैं पांचवा में कि यह एकल परतीय होता है, एकल परतीय होता है। देखिए बहुपरतीय और एकल परतीय का मतलब क्या हुआ। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई अधिशोषक का सतह है, इस पर कोई अणुएं इस तरह से हैं। ठीक, अब इस तरह अणुएं हैं, एक अणु मान लीजिए ये सब आ रहे हैं। ठीक, और यहाँ तक आए, अब इस पर क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये वाला अणु आया यहाँ तक जुड़ गया। ठीक, वन डर वाल्स बल इसके बीच में हो गया। इसी तरह दूसरे अणु आए और यहाँ पर जुड़ गए, फिर इसी तरह तीसरे अणु आए यहाँ पर जुड़ गए, फिर इस तरह से मान लेते हैं कि एक परत बन गया ये वाला। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि मान लेते हैं कि दूसरे अणु फिर से आते हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए जैसे जैसे अणु आते जाएंगे इस पर बल ये इस तरह से जुड़ते जाएंगे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये परत के रूप में जमते जा रहे हैं, मतलब ये बहुत से परत इस पर बन जाएंगे। और इसमें क्या है, ये एकल परती है, मतलब मान लेते हैं कि जैसे ये परत है, अब इसके सतह को मान लेते हैं कि ये जो अधिशोषक है इस पर क्लोरीन है इस तरह से। ठीक, अब इस पर क्या हुआ कि इस पर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के अणु आए। ठीक, ये हाइड्रोजन के अणु है, तो यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, तो ये नहीं कि फिर से हाइड्रोजन आएंगे तो यहीं पर जुड़ेंगे, नहीं, अगर अब हाइड्रोजन आएंगे तो ये वाला अणु इससे जुड़ चुका है, अब इससे नहीं जुड़ेगा। अब दूसरा अणु आएगा तो यहाँ पर जुड़ेगा, फिर तीसरा आएगा तो यहाँ पर, मतलब देखिए जितने अणु नीचे हैं उतने ही ऊपर होंगे इस तरह से। ठीक, अब मान लीजिए अगर, अब देखिए अब तक पूरा हो गए, सबके बीच बंध बन गया, ये देखिए इस तरह से बंध मान लेते हैं बन गया सब में, ये देखिए इसके बीच सबके बीच बंध बन गया। लेकिन अब कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आए और कहते कि हमें भी भाई यहाँ पर ले लो क्योंकि हमसे भी बंध बना लो, तो ये सभी क्या कहेंगे कि हम सभी आपस में बंध बना चुके हैं, हम सभी खुश हैं, मतलब हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये क्या हुआ कि एक ही परत बना है यहाँ पर, मतलब एक्स्ट्रा आकर भी यहाँ पर बंध नहीं बना सकते हैं। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बहुपरतीय हो गया, और रासायनिक अधिशोषण जो है यह एकल परतीय होता है। एक अंतर और लिख सकते हैं, जैसे छठा है, यह मतलब भौतिक अधिशोषण जो है निम्न ताप पर आधारित है, निम्न ताप पर आधारित है। ठीक, और ये जो है ये रासायनिक अधिशोषण यह उच्च ताप पर आधारित है।
ठीक, आधारित है, यहाँ पर भी लिख लीजिए। देखिए भौतिक अधिशोषण क्या होता है, यह निम्न ताप पर आधारित होता है और रासायनिक अधिशोषण जो है यह उच्च ताप पर आधारित होता है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर यह घटता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। देखिए भौतिक अधिशोषण जो है, अगर इसमें हम ताप को बढ़ा दें तो ये क्या करेगा, तो घट जाता है, फिर इसमें भौतिक अधिशोषण घटने लगता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यह ठीक है, बढ़ता है। एक अंतर ये था कि मतलब यह निम्न ताप पर आधारित होता है, यह उच्च ताप पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ताप बढ़ाने पर यह घटता है, भौतिक अधिशोषण जो है ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, ये सभी हम जितना भी बताए हैं अभी तक, ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर था। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में समानता क्या है। समानता, ठीक, देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक ही पॉइंट है इसमें कि मतलब यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता भी है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक, ये देखिए, ये रहा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में समानता। समानता क्या है, हम फिर पढ़ते रहे कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक, एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। पहले हम क्या पढ़े, हम पहले पढ़े कि अधिशोषण क्या होता है। तो अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। अब हम देख लिए कि भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। भौतिक अधिशोषण यह वैन डर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, भौतिक अधिशोषण वैन डर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक, दूसरा क्या था, यह विशिष्ट नहीं होता है क्योंकि वैन डर वाल्स अलग अलग, किसी के साथ उतना बंध बना नहीं, अब बना भी तो अब पास नहीं, मतलब मिले नहीं, तो क्या हुआ कि यह विशिष्ट नहीं होता। जबकि रासायनिक क्या हुआ, दो अणुएं हुई, दो अणुओं के साथ मिली और आपस में बंध बनाई, तो ये क्या होता है, बहुत ही विशिष्ट होते हैं। ठीक, अब तीसरा हमने क्या देखा कि यह उत्क्रमणीय होता है, मतलब ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक, अब तीसरा हमने क्या देखा कि यह अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक, अब हमने क्या देखा कि इसमें इसका एंथैल्पी जो है बहुत ही कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल के लगभग होता है। ठीक, उसके बराबर। और इसमें रासायनिक अधिशोषण में क्या था कि इसके एंथैल्पी जो है, इसका एंथैल्पी बहुत ही अधिक होता है और ये इसका मान हम बता सकते हैं कि एंथैल्पी का 30 से 240 किलो जूल पर मोल के लगभग होता है। ठीक, अब पांचवा अंतर हमने लिखा कि यह बहुपरतीय होता है, मतलब भौतिक अधिशोषण जो है यह बहुपरतीय होता है, मतलब इस पे अणुएं जो है एक पर एक आकर जुड़ती जा रही है, जबकि ये रासायनिक अधिशोषण एकल परतीय होता है। ठीक, और देखिए हमने छठवां अंतर क्या लिखा था कि यह निम्न ताप पर आधारित होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर आधारित है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, और दोनों में समानता क्या हमने लिखा है कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। यही रहा आज का हमारा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अधिशोषण समतापी क्या होता है, इसके बीच ग्राफ कैसे खींचे, इसको हम कैसे डिफाइन करें, हर एक चीज़ बताएंगे इसमें। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।